हेलो हेलो। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऐसा है, हम लोग देख रहे थे पार्टनरशिप में लास्ट चैप्टर, बस समाप्ति हो रहा है। हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा किया था, डिसोल्यूशन पे चर्चा चालू थी, बस थोड़ा ही बचा हुआ है। डिसोल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे अभी और खत्म, बस थोड़ा ही टॉपिक बचा था, तो आज कंक्लूड कर लेते हैं और कंपनीज एक्ट चालू करेंगे। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन हो जाता है तो क्या होगा। अब देखो, डिसोल्यूशन एक अलग इवेंट है और वाइंडिंग अप एक अलग इवेंट है, ये एक ध्यान में रखो सबसे पहले तो। सो डिसॉल्व हो जाना मीन्स पार्टनरशिप खत्म हो जाना, लेकिन खत्म हो गई तो अपने आप वाइंड अप नहीं होता है, कभी वाइंडिंग अप करना पड़ता है। जैसे समझो दिशा की डेथ हो गई, ऑटोमेटिकली फॉर्म तो डिसॉल्व हो गई, बट इसके बाद हमको पूरे एसेट्स वगैरह बेचना, लाइबिलिटीज पे ऑफ करना, ये सब करने को टाइम लगता है, इसको हम बोलते हैं वाइंड अप करना। सो डिसोल्यूशन एक अलग इवेंट है एंड इसका वाइंडिंग अप एक अलग इवेंट कहलाता है। सो यहाँ पे डिसोल्यूशन होने के बाद भी कुछ राइट्स और लाइबिलिटीज कंटिन्यू होती हैं। सो वही चीज हमको अब समझना है कि क्या राइट्स और लाइबिलिटीज कंटिन्यू होती है इवन आफ्टर डिसोल्यूशन। सो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, सो कॉन्सिक्वेंट टू डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द पार्टनर्स हैव सर्टेन राइट्स एंड लायबिलिटीज। तो अभी भी कुछ राइट्स और लायबिलिटी रहेगी। जैसे पहला राइट रहता है, राइट एंड लायबिलिटी दोनों होती है। राइट टू हैव द बिजनेस बाउंड अप, बिजनेस को बंद करवाने का अधिकार, और ये जिम्मेदारी भी है। तो सबका अधिकार है कि बिजनेस अब बंद किया जाए। तो बंद यानी अपनी फर्म भले ही डिसॉल्व हो गई, लेकिन वाइंड अप करना बचा है। दैट मीन्स एसेट्स वगैरह बेचना, लायबिलिटीज पे ऑफ करना, इसकी सबकी जिम्मेदारी भी है और सबका अधिकार भी है। तो सब लोग इसमें मिलके काम भी करना चाहिए। जो भी प्रॉफिट्स होंगे इसमें भी बेचने के बाद हो सकता है प्रॉफिट्स में बिक्री है चीजें, सो उसके पूरे हकदार सब लोग रहेंगे, सबको इसमें राइट्स मिलना चाहिए। सो वही चीज बताई गई है, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स ऑन डिसोल्यूशन। व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व्ड द बिजनेस ऑफ फर्म इज वाउंड अप, बंद करना। The assets are realized to pay the debts and the surplus, if any, is distributed among the partners for the purpose of winding up of the firm. The partners possesses, एक मिनट यहाँ गड़बड़ हो गई। When the firm is dissolved, the business of the firm is wound up, the assets are realized to pay the debts and the surplus, if any, is distributed among the partners. यहाँ पे full stop होना चाहिए, फिर ये F कैपिटल होना। For the purpose of winding up, वाइंड अप हो गया, वाइंडिंग अप ऐसे कैसे हो रहा है, वाइंडिंग अप of the firm, the partners possesses certain rights and are subject to certain liabilities. So इसमें कुछ rights भी रहेंगे और कुछ liabilities भी रहेगी. So for the purpose of winding up of the firm, the partners possesses certain rights and are subject to certain liabilities. These are discussed below. So wind up करना ये एक अलग इवेंट है और डिसॉल्व होना अलग इवेंट है। जैसा कि मैंने बताया, हम 3 जन पार्टनर्स थे, यहाँ पे एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो यहाँ पे बिजनेस हमारा डिसॉल्व जरूर हो गया, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, लेकिन इसके बाद भी अब वाइंडिंग अप करवाना है। तो ये वाइंडिंग अप करने के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां सबकी अभी भी कंटिन्यू होती है, जैसे एसेट्स बेचने में मदद करना, फिर राइट्स रहेंगे, जो पैसा मिलेगा, प्रॉफिट्स होंगे, वो पैसे को सब में शेयर करना। तो ये सब राइट्स एंड लायबिलिटीज कंटिन्यू होती है। दूसरा, डिसोल्यूशन के बाद भी एक और इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, आपको पता है, डिसोल्यूशन के बाद आपको देना पड़ता है पब्लिक नोटिस। जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दोगे ना, तब तक राइट्स एंड लायबिलिटीज कंटिन्यू होती है। तो ये भी आपको पता है, भले वाइंडिंग अप करना बचा होगा, लेकिन पब्लिक नोटिस पहले दे दिया जाता है। सो वही एक और पॉइंट है, सेक्शन 45 के हिसाब से continuing liability until public notice. If a public notice is not given of the dissolution of the firm, अगर नहीं दिया, the partners continue to be liable to the third parties. तो partners अभी भी बंद जाएंगे for any act done by any of them after dissolution. However, public notice नहीं लगता in the following cases: estate of the deceased partner, death के केस में, insolvency के केस में, and dormant sleeping partner के केस में। सो डॉर्मेंट पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर, यहाँ जरूरत नहीं होती। बात
फिर राइट टू हैव बिजनेस वाउंड अप, बिजनेस को पूरा करना, खत्म करना, एसेट्स बेचना, ये सब भी सबका राइट है. ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द पार्टनर हैज द राइट टू हैव द बिजनेस ऑफ द फर्म वाउंड अप एंड द डेट्स ऑफ द फर्म सेटल्ड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. सो प्रॉपर्टी बेच के पूरे डेट्स पे ऑफ करो, एंड अगर सरप्लस बचा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो अमंग द पार्टनर्स. कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप के लिए लायबिलिटी कंटिन्यू होती है, तो इवन आफ्टर डिसोल्यूशन वाइंडिंग अप करना पड़ता है. तो मैं अगर इसको एक समय की रेखा के हिसाब से बताऊं तो लायबिलिटी कैसी होती है, जैसे समझो एक पर्टिकुलर पार्टनर की डेथ हो गई, यहाँ पे 3 जन पार्टनर्स थे, इसमें से एक की डेथ हो जाती है, ये दिशा गचक गई. सो जैसे ये गचकी, तो गचक गई है ना, हाँ. सो जैसे ये गचकी, तो वाइंडिंग अप यहाँ नहीं होता है, यहाँ सिर्फ डिसोल्यूशन होता है. डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म हो गया. जब डिसॉल्व हो जाता है तो आपको बताया था मैंने कि आपको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है. एक जनरल रूल होता है, इसके पहले के डेट्स के लिए तो सब पार्टनर्स लायबल हैं, बाइंड हो गए, एंड जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देते तब तक भी लायबिलिटी रहेगी, एक्सेप्ट जिसकी डेथ हुई उसको पब्लिक नोटिस की आवश्यकता नहीं होती. So, वो कहां से पब्लिक नोटिस देगी, नहीं वो. सो बाकी लोगों को पब्लिक नोटिस देना है, तो यहां तक लायबिलिटी है. लेकिन दो चीजों की लायबिलिटी ना इसके बाद भी कंटिन्यू होती है इवन आफ्टर पब्लिक नोटिस. पहला जो मैंने आपको बताया वाइंड अप करना, समझो हमको वाइंडिंग अप करना है, यहाँ पे हमको पूरे एसेट्स बेचना है, तो यहाँ पे वाइंड अप करने की जिम्मेदारी रहती है, वाइंडिंग अप ऑफ फर्म करना पड़ेगा. दैट मीन्स एसेट्स बेचेंगे, लायबिलिटीज पे ऑफ करेंगे इवन आफ्टर पब्लिक नोटिस. यहाँ भी अगर कोई व्यक्ति, कोई पार्टनर एसेट्स बेच रहा है तो उससे सब लोग बाइंड हो रहे हैं इवन आफ्टर पब्लिक नोटिस, एंड उसमें पूरा सभी पार्टनर्स को अधिकार भी प्राप्त हो रहा है. ये एक लाइबिलिटी, एक जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज कंटिन्यू होते हैं. दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि कोई ट्रांजेक्शन यहाँ किए थे बट अभी पूरे नहीं हुए. सो ऐसे ट्रांजेक्शंस जो एंटर किए गए हैं बट ये पूरे करना है आगे चल के, यहाँ पे कहीं पूरा करना था. जैसे समझो हमारा एक फ्रेंड है सल्लू, उसकी शादी होने वाली है, इन एग्जांपल्स का वास्तविकता से संबंध नहीं है, लेकिन सल्लू की शादी होने वाली थी यहाँ पे, उसने हमको ऑर्डर दे चुका है कि केडीएस वालों का ही पान का ठेला हमारे यहाँ लगेगा, यानी पान का काउंटर हमारा केडीएस पान पैलेस का लगेगा, ऑर्डर दे चुका है. इसके बाद समझो एक पार्टनर की डेथ हो गई, ऐसे केस में इसकी डेथ होने के बाद फर्म तो बंद हो गई, बट क्या हमको ये काम पूरा करना पड़ेगा क्या, तो यस, कॉन्ट्रैक्ट एंटर करे थे हमने, तो इनको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शंस एंटर्ड बट अनफिनिश्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन. तो इनको हमको पूरा करना पड़ेगा, सो इनको कंप्लीट करने की भी जिम्मेदारी रहती है. तो वाइंडिंग अप करना ये एक जिम्मेदारी रहेगी, और इन ट्रांजेक्शंस को पूरा करना, ये दो जिम्मेदारियां कंटिन्यू होती है इवन आफ्टर द फर्म हैज बीन डिसॉल्व्ड, इवन आफ्टर द पब्लिक नोटिस हैज बीन गिवन, तो भी ये दो चीजों के लिए जिम्मेदारी कंटिन्यू होती है. ठीक है, सो ऐसा है. तो वही चीज लिखिए सेक्शन 46-47 पढ़ते हैं अभी.
among them according to their rights. Continuing authority रहती है of partners for the purpose of winding up. The partners authority to act for the firm and to bind their co-partners continues. Continue होता है even after dissolution and even after public notice for the following two purposes. पहला, to wind up the affairs of the firm, for example recovering money from the debtors, and to complete the transactions begun but unfinished at the time of dissolution. तो सलमान की शादी, for example सल्लू की शादी, हाँ मैरिज वेडिंग, कब से लोग इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। केटीएस एंड कंपनी का एग्जांपल है, देखो केटीएस एंड कंपनी a partnership firm entered into a contract with X to build a certain furniture for his shop. The work was half finished and the firm is dissolved due to the death of a partner. However, the firm is still liable to complete the work as per contract. So जाहिर सी बात है, काम करना चालू किया आपने, लिए थे कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको पूरा करना पड़ेगा, सिंपल है। फिर बस खत्म, बचे ही क्या। मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स कैसे सेटल होते हैं एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, बेचो सब और पे कर दो, खत्म, सेटल हो गया। तो हाँ वैसे ही है, सिंपल। तो सबसे पहले तो आपने बैलेंस शीट देखी होगी, हाँ बैलेंसेस की शीट, शीट। सो केडीएस एंड कंपनी की बैलेंस शीट है। इसमें क्या होता है ना, हम लोग अलग अलग प्रकार से पैसा लगाते हैं, जैसे कि कैपिटल होगा, कैपिटल का मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा के, कैपिटल में लिखा हूं, ये डी कैपिटल है, नहीं वैसा नहीं, yes, हम तीनों ने कैपिटल लगाया। मान लेते हैं गरीबों ने 1 लाख रुपए लगाए थे, अरे ठीक है, और मैंने 2 लाख रुपए लगाया, अमीर आदमी। फिर और पैसे की आवश्यकता थी तो एडवांस लगाए, एडवांस भी तीनों ने दिया है, ये दोनों ने समझो 2 लाख रुपए दिए, अब मैं 1 लाख रुपए दे देता हूँ, चलो मैं 3 लाख दे देता हूँ, 3 लाख रुपए बड़ा आदमी हूँ। फिर इसके बाद रहेंगे बाहर के डेट्स, क्रेडिटर्स, इधर रहेंगे हमारे पास एसेट्स, और फिर होता है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझो ये गरीबों को मैं 25% देता हूँ, और मैं रखता हूँ 50%। तो यहाँ पे और आसान कर देना, 25-25 1/3 रखेंगे, को आपको जो रखना है रख सकते हैं, 1/3 ही रख लेते हैं, ये 33.3333333333333333%, 1/3। हाँ किसी को 1 पैसा ज्यादा, किसी को 1 पैसा कम दिया जाता है, अकाउंटिंग में करते ना अपन, ठीक है। अब 1 पैसे के लिए कौन झगड़ेगा। अब यहाँ देखो, पहले जो एसेट्स बिकेंगे, ये एसेट्स को सेल किया जाएगा जब हम वाइंड अप करेंगे। एसेट्स में क्या क्या आता है, तो आपने पढ़े थे प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म में क्या क्या आता है, बचपन में पढ़ा था, आप इतने इतने से थे आए थे, तो प्रॉपर्टी में क्या क्या है मैंने बताया था, जो ओरिजिनली लेके आए वो, जो फर्म के पैसे से खरीदा वो, एंड तीसरी चीज थी गुडविल। सो गुडविल इज ऑल्सो एन एसेट, जो भले यहाँ आपको दिखे या ना दिखे बट वो भी एक प्रकार का एसेट है। सो ये एसेट्स को आपको सबको बेचना है। ये एसेट्स या तो आप चाहो तो अलग अलग बेच सकते हो, गुडविल अलग बेच रहे, फर्नीचर अलग बेच रहे, टीवी अलग, कार अलग, दुकान अलग, सब अलग बेचो, या फिर आप चलता फिरता पूरा का पूरा बिजनेस एक साथ बेच सकते हो। जो भी पैसा बेचोगे, आप बेच के पैसा प्राप्त होगा, उससे पहले आप सबसे पहले किसको पैसा देने वाले हो, तो क्रेडिटर्स को पैसा पे करेंगे, इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। सो इनको सबसे पहले हम पैसा पे करते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस। इसके बाद बचा हुआ जो पैसा है, समझो इसके बाद हमारे पास बच गया और पैसा, समझो हमारे पास बच गए 3.5 लाख रुपए, इसके बाद 3.5 लाख रुपए हमारे पास बचे हैं।
तरीके की प्रॉफिट्स करेंगे? तो सबसे पहले एडवांस करेंगे, तो सेकंड जो प्रायोरिटी होती है ये एडवांस की होती है। अब पैसा कम बचा है, हमको देना तो ज्यादा है, तो प्रोपोर्शनेटली बांट लो। और जब एडवांस का बंटवारा होगा तो वो किस रेशियो में होगा? तो इसी रेशियो में 2:2:3, तो इस रेशियो में बांटा जाएगा। तो इन दोनों को 1-1 लाख रुपए मिल जाएंगे, मेरे को 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, तो 3.5 लाख रुपए इस प्रकार से बांटा जाएगा, बाकी हमारा नुकसान हो गया। ठीक है, फिर कभी कभी ऐसा होगा कि हमारे पास ये भी पूरा पे करने के बावजूद और पैसा बच गया, ये भी हमने पे कर दिए और इसके बाद हमारे पास और 2 लाख रुपए बचे हैं। सो एडवांसेस भी वापस हो गया, तो अब हम क्या वापस करेंगे? कैपिटल। तो यही चीजें लिखी हुई है, आसान है, एकदम लॉजिकल है, नहीं भी बताता मैं तो आपको पता है, लेकिन ये लिखा हुआ है कानून में। ठीक है, सो कैपिटल जब वापस होगा तो अगेन अब ये 1:1:2 के रेशियो में होगा। 2 लाख रुपए बचे हैं, तो ये दोनों 50-50 हजार रखें और मैं 1 लाख रुपए रख लूंगा, क्योंकि वो रेशियो है हमारा। एंड अगर समझो ये भी वापस हो गया, इसके बाद और पैसा बचता है, तो फिर उससे हम प्रॉफिट्स वापस करते हैं। तो प्रॉफिट्स जब वापस होंगे तो ये फोर्थ प्रायोरिटी रहेगी, जो कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वापस करेंगे। तो यहाँ पे हम 1:1:1 के रेशियो में वापस करेंगे। तो जो चीज बढ़ती है उसके रेशियो में बांटी जाती है। तो सिंपल सा एक रूल है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अगेन दिस रूल इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी, अगर इसके विपरीत कुछ और एग्री किया है तो वैसा होगा। अगर पहले से एग्री किया है कि नहीं ये पहले एसेट बिकेंगे, क्रेडिटर को देने के बाद पहले कियारा को पैसा मिलेगा, तो वैसा होगा। अगर हमने वैसा एग्री किया है तो वैसा होगा। कुछ नहीं लिखा है तो दिस इज द जनरल रूल, पहले एडवांसेस वापस होंगे, फिर कैपिटल वापस होगा, फिर प्रॉफिट्स वापस होंगे। अगर प्रॉफिट बचते ही लॉस में जाता है तो लॉस किस रेशियो में लेके आएंगे हम? तो लॉस लेके आते हैं इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों को वही सेम रेशियो में बांटा जाता है। तो अगर नुकसान में जा रही है फर्म और हमको घर से पैसा लेके आना पड़ता है, तो हम लोग घर से लेके आते हैं इन और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सब लोग इक्वल प्रॉफिट पैसे के और इक्वल कंट्रीब्यूशन लेके आएंगे टुवर्ड्स दी लॉसेस। सो ये आपका जनरल रूल है जो अगेन यहाँ पे बताया गया है। तो मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स कैसे सेटल किए जाते हैं सेक्शन 48 और 49 बताते हैं। पहले रूल तो ये बोलता है कि पार्टनर्स में ले डाउन देयर ओन प्रोसीजर, वो जैसा चाहे वैसा सेटलमेंट कर सकते हैं of the accounts after dissolution. लेकिन in the absence of the agreement between the partners in this regard, the accounts may be settled in accordance with the provisions provided in 48 and 49. जिसमें पहला दिया है losses including deficiencies of capital shall be paid first out of profit. तो अगर लॉस है दूसरी तरफ प्रॉफिट भी है तो पहले प्रॉफिट यूज करके लॉस सेट ऑफ कर दो, उसके बाद कैपिटल यूज होगा। फिर भी अगर और लॉस है तो सब पार्टनर्स घर से लेके आएंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर लॉस नहीं है, समझो प्रॉफिट है, तो एसेट्स इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन टू मेक डेफिशिएंसी शैल बी अप्लाइड। फर्स्टली पहले हम किसको पे करेंगे? पेइंग द डेट्स ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टीज, क्रेडिटर्स, आउटसाइडर्स। उसमें भी प्रायोरिटी होती है, जैसे गवर्नमेंट का पैसा, एम्प्लॉइज का पैसा, ऐसे प्रायोरिटी होती है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, सो प्रायोरिटी से पे होता है। फिर दूसरा, सेकेंडली, if there remains any surplus, it shall be utilized in paying each partner the amount of advances given to the firm. और एडवांस जो पे होगा it will be made in the ratio of advances. फॉर एग्जाम्पल एक्स ने अगर 50,000 दिया था, वाई ने 60,000, तो इस रेशियो में 5:6 में एडवांस वापस होगा। थर्डली, अगर एडवांस भी वापस होने के बाद स्टिल देयर रिमेन्स एनी सरप्लस, और पैसा हमारे पास बचता है, इट शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर पेइंग ईच पार्टनर रेटेबली। रेटेबली मीन्स वही प्रोपोर्शनेटली ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल द कैपिटल्स ऑफ एक्स वाई जेड 6, 7 और 8 लैक्स हैं, तो इनका प्रपोर्शन रहेगा 6:7:8, सेम है। एंड फाइनली लास्ट, फोर्थ प्रायोरिटी, इफ स्टिल देयर इज सम प्रॉफिट, the residue, that means the profit is to be divided among the partners in their profit sharing ratio. अगर कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है और उससे कोई भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, समझो एक पार्टनर है कियारा, वो इंसॉल्वेंट हो गई, अब उसका जो लॉस है, डेफिशिएंसी है, वो हम दोनों को बेयर करना पड़ेगा। ये किस रेशियो में हम लोग बेयर करेंगे?
हाँ कोई सही बोल रहे हैं कुछ लोग, पढ़े होंगे अपने अकाउंट्स में। कैपिटल रेशियो में बेयर होता है ये इंसॉल्वेंसी वाला पैसा। गार्नर वर्सेस मूरे रूल एक पढ़ा होगा अपने अकाउंट्स में कहीं। सो वो यहाँ लिखा हुआ है, केस हुआ था गार्नर वर्सेस मूरे का, उसमें बताया गया था कि ये कैपिटल नेचर का लॉस है, ये रेवेन्यू लॉस नहीं है। उसका रीजन भी है, रीजन वही था कि इट इज, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का लॉस है तो इट शुड बी बोर्न इन कैपिटल शेयरिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो में। सो अगर वो रेवेन्यू नेचर का लॉस होता है तो हम वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेयर करते हैं। सो उसका रीजन भी कोर्ट ने दिया था आपको। खैर रीजन यहाँ कहीं दिया नहीं है अकाउंट्स में, आपको इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आता है। जब एक व्यक्ति इंसॉल्वेंट होता है तो उसका जो डेफिशिएंसी है दैट विल बी बोर्न बाय द अदर सॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो। सो वही दिया है, in case one of the partners is insolvent and nothing is recoverable from him, then the deficiency of such partner is borne by solvent partners, लेकिन in the ratio of their capitals। तो कैपिटल के रेशियो में होता है इन अकॉर्डेंस विद द रूल इन गार्नर वर्सेस मूरे। ठीक है, इसका रीजन बताया था सिंस इट इज अ कैपिटल लॉस। थोड़ा लॉजिक से हट के लगता है अपने को, लॉजिक से लगता है तो लॉस ही, लेकिन कानून थोड़े अलग होते हैं, वो लॉस किस नेचर का है उसको भी ध्यान रखते हैं। आगे भी आप पढ़ोगे इनकम टैक्स वगैरह में देखने मिलेगा, कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर, इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हुआ और उसके पर्सनल एसेट्स भी बेचे जा रहे हैं और पार्टनरशिप के एसेट्स भी बेचे जा रहे हैं, क्योंकि फर्म भी डिसॉल्व हुई है, सो पार्टनरशिप भी बंद हो रही है, उधर उसका पर्सनल बिजनेस भी बंद हो रहा है। सो सबसे पहले अगर हम उसके पर्सनल एसेट्स बेचेंगे तो किसको पे करेंगे, तो पर्सनल लायबिलिटीज पे करेंगे। फिर अगर एक्स्ट्रा बचता है, एक्सेस बचता है, तो फिर वो यूज किया जाएगा फॉर पेइंग द फर्म्स डेट्स। वैसे ही जो पहले फर्म के एसेट्स बिकेंगे उससे पहले फर्म की लायबिलिटी पे होगी। अगर एक्स्ट्रा बचता है तो फिर वो दिया जाएगा पार्टनर को, जिससे वो अपने पर्सनल डेट्स पे करेगा। ये तब की बात है जब इसके खुद के भी एसेट लायबिलिटीज हैं और फर्म की भी है। इनके खुद की भी एक बैलेंस शीट है, समझो कियारा की बैलेंस शीट है, इसमें कुछ एसेट्स हैं, इसमें भी लायबिलिटीज हैं, इसमें भी कैपिटल है। सो यहां के एसेट्स बिकेंगे तो पहले यहां की लायबिलिटी पे ऑफ करो, फिर अगर बचता है सरप्लस तो यहां की लायबिलिटीज के लिए यूज कर सकते हो। बिल्कुल उसी प्रकार से यहां के एसेट बिकेंगे तो पहले यहां की लायबिलिटीज पे करो, फिर बचेंगे तो इसकी पर्सनल लायबिलिटी पे करने को यूज कर सकते हैं। एकदम लॉजिकल है, इसमें भी कुछ नया नहीं है। सो एकदम सिंपल सा रूल है। सो जहां की प्रॉपर्टीज बिक रही है पहले उसको यूज करके वहां के डेट्स को रीपे करो। So according to section 49 of the Partnership Act, where there are debts of the firm as well as individual debts for payment of the partners, then the following rule shall apply. Firm's property and firm's debts. The property of the firm shall be first utilized in payment of debts of the firm, and if there remains any surplus, then the share of each partner in such surplus shall be applied in payment of his individual debts, and if there are no such individual debts then it should be paid to him. Personal property and personal debts. So if individual property, the individual property of partner shall be applied first in the payment of individual debts, and if there remains any surplus it shall be utilized in payment of debts of the firm. So ऐसा है, एकदम ही सिंपल बेसिक सा रूल है। सो कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। सो इस पे क्वेश्चंस आते हैं आपको काफी सारे डिसोल्यूशन वाले टॉपिक पे। जैसे ये दिया है एनी 4 ग्राउंड्स, जो अब नहीं आएगा, अभी आके गया है, एनी 4 ग्राउंड्स जिसमें कोर्ट डिसॉल्व कर सकता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी दिखेंगे, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, ये अभी आके गया है, बट ये फिर से भी आ सकता है क्योंकि ये ए कैटेगरी क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत बार दिखेगा आपको, नॉन रजिस्ट्रेशन से क्या होगा और कौन सी चीज पे रजिस्ट्रेशन से इंपैक्ट नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला, ए एंड बी परचेज्ड अ टैक्सी टू प्लाई इन पार्टनरशिप। दोनों ने टैक्सी चलाए, टैक्सी लिए। दे प्लाइड द टैक्सी फॉर अ ईयर व्हेन ए विदाउट द कंसेंट ऑफ बी, ए ने बी से पूछे बिना
ये टैक्सी को बेच दिया जिससे पार्टनरशिप खत्म हो गई. सो टैक्सी डिस्पोज्ड ऑफ द टैक्सी विच ब्रॉट द पार्टनरशिप टू एन एंड. बी brought an action to recover his share on the sale proceeds. अब बी एक्शन लेता है ए पे कि तुम मुझे पैसा दो, कि जो भी बेच के पैसा मिला है वो मुझे भी शेयर करो. ए रेजिस्ट करता है ये बोल के दैट द फर्म वाज नॉट रजिस्टर्ड. क्या बी पैसा क्लेम कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता है. कर सकता है? नहीं कर सकता है. कर सकता है? कर सकता है? अरे कर सकता है, ये ध्यान रखो. पार्टनरशिप खत्म हो गई. हमने देखे हैं एक्सेप्शन में कि अगर पार्टनरशिप बंद करना है तो उसकी भी केस फाइल कर सकते हैं और बंद की हुई पार्टनरशिप के अकाउंट्स के भी केस फाइल कर सकते हैं इवन इफ इट इज अनरजिस्टर्ड. तो देखो लिखा है कॉन्सिक्वेंसेज में. रजिस्टर नहीं किए तो क्या होता है इसमें देखो. डिसोल्यूशन के लिए भी हम केस फाइल कर सकते हैं एंड ऑल्सो फॉर द अकाउंट्स ऑफ द डिसॉल्व फर्म. यहां तो फर्म डिसॉल्व हो गई, लिखा ही है वहां. जैसे उसने एसेट बेच दिया फर्म बंद हो गई, तो अब ही कैन फाइल अ सूट कि मुझे मेरा शेयर दो, अकाउंट्स वगैरह बताओ. वहां अब वो केस फाइल कर सकता है. सो अगर ये डिसोल्यूशन नहीं होता तो केस फाइल नहीं कर सकता था. सो वही दिया है कि डिसोल्यूशन में देयर इज नो बार. तो वही आंसर में दिया है, वैसे डिटेल्ड दिया है. तो जहां ऐसा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है वहां डिटेल्ड आंसर है. सो सेक्शन 69 के हिसाब से पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट एनफोर्स एनी कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल राइट्स बट नॉन रजिस्ट्रेशन डज नॉट अफेक्ट पार्टनर्स राइट टू सीक सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ डिसॉल्व्ड फर्म. हेंस बी कैन क्लेम. तो ये अलाउड है ये वाले केस में. सो आंसर टू द केस विल बी यस. सो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है, सिंस द पार्टनरशिप इज एट एंड, ये खत्म हो गई और इसीलिए अब वो एक्शन ले पा रहा है. कभी ऐसा भी दिया रहेगा कि पहले रजिस्टर नहीं थी बाद में रजिस्टर करके हम केस फाइल करना चाहते हैं तो वो भी अलाउड है. ठीक है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा दिखेंगे बट ऐसे केस स्टडीज भी आ सकते हैं. ए और बी पार्टनर्स हैं, जूते बनाते हैं. द फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड. उन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा 20,000 का सी से. अब फर्म उसको पैसा नहीं देती है और बोलते हैं हमने रजिस्टर नहीं किया तुम एक्शन भी नहीं ले सकते. सी फिर भी कोर्ट जाता है और केस फाइल करता है. क्या सी केस फाइल करके रिकवर कर सकता है? तो यस, क्योंकि थर्ड पार्टी कैन स्यू. फर्म रजिस्टर नहीं किए तो इससे हम उस पे केस फाइल नहीं कर पाएंगे बट वो हम पे एक्शन जरूर ले सकता है. ठीक है, तो ये ऐसे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं. जैसे ये भी बताया मैंने कि कभी कभी बाद में रजिस्टर करके भी आप केस फाइल कर सकते हो, या कभी ऐसा भी हो सकता है पहले रजिस्टर्ड थी फर्म. जैसे हम 3 जन पार्टनर्स थे और फर्म यहां पे रजिस्टर्ड थी. इसके बाद यहां पे एक पार्टनर की डेथ हो गई, हमारी फर्म बंद हो गई. इसके बाद यहां पे हम रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं करते, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से पैसा लेना था जो हमने कॉन्ट्रैक्ट यहां कर लिए थे. अब हम उस पर केस फाइल करना चाहते हैं. वो बोलता है तुम्हारी फर्म तो अब रजिस्टर्ड ही नहीं है. तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी फर्म उस वक्त भी रजिस्टर्ड थी ना तो चलेगा. और आप लॉजिक से भी सोच के देखो, लॉजिक से सोचोगे भाई यहां हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब भले ही रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, डिसॉल्व हो गई, तो क्या हम वो पुराना पैसा भी नहीं ले पाएंगे क्या? तो ले सकते हैं हम. सो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि एक की डेथ हो गई, दूसरा रिटायर हो गया और बाद में 2 पार्टनर्स क्लेम करते हैं विदाउट नोटिफाइंग अबाउट द चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन या रजिस्ट्रेशन. क्या केस फाइल किया जा सकता है? तो आंसर इज यस, क्योंकि रूल सिंपली इतना बोलता है कि दो रिक्वायरमेंट है, फर्म शुड बी रजिस्टर्ड एंड जो केस फाइल कर रहे हैं वो लोग पार्टनर्स बताए गए होना चाहिए. सो यहां पे अगर वो पार्टनर्स हैं तो फिर केस फाइल किया जा सकता है. तो देयर आर ओनली 2 रिक्वायरमेंट्स. तो पहली रिक्वायरमेंट है कि फर्म शुड बी रजिस्टर्ड एंड दूसरी रिक्वायरमेंट है द पर्सन सुइंग आर और हैव बीन पहले shown in the register of partner firms as partners. So वो पार्टनर्स बताए गए थे, पहले भी रजिस्टर्ड थी, अब भले ही रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया तो भी चलेगा. ठीक है, सो कभी भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. इधर जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस वक्त रजिस्टर्ड रहो, या उस वक्त नहीं है तो बाद में आप रजिस्टर करके भी केस फाइल कर सकते हो. ठीक है, सो ऐसा है. सो थर्ड पार्टीज में तो दिक्कत नहीं होती बट आपस के झगड़े हो जाएंगे तब प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि आपस के झगड़े हो गए तो फिर रजिस्टर करना भी मुश्किल हो जाता है. फिर एक ही उपाय रहता है, कोर्ट जाओ और पूरी फॉर्म को बंद करो.
चलो अब यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। यहां आपका पार्टनरशिप एक्ट समाप्त होता है। फिर अब हम पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट। अरे कंपनी नहीं, कंपनी। फिर एलएलपी बाद में देखेंगे। एलएलपी इसीलिए बाद में देखते हैं हम क्योंकि कंपनीज एक्ट एक बार पढ़ लिए, पार्टनरशिप एक्ट एक बार पढ़ लिए, एलएलपी में कुछ बचता ही नहीं क्योंकि कुछ फीचर्स इसमें कंपनी के आते हैं, कुछ फीचर्स पार्टनरशिप के आते हैं, दोनों को मिलके बनता है एलएलपी। इसीलिए एलएलपी को हम हाइब्रिड बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी भी बोलते हैं। चलो, कंपनीज एक्ट एक ऐसा कानून जो आपको तीनों लेवल पे पढ़ने मिलेगा, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल लेवल। सीए फाइनल में कंपनी लॉ है, आपको पूरा लॉ है, लेकिन वो पेपर ऐसा नहीं होगा जैसे नॉर्मल पेपर्स होते हैं। सीए फाइनल में 2 पेपर सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल में चले गए, उसमें से एक पेपर लॉ का है। सो लॉ आपको करना है, ऐसा नहीं है कि लॉ है नहीं वहां पे। हाँ, टैक्स दोनों जगह है, यानी इंटर और फाइनल दोनों में, दोनों टैक्स है, इनकम टैक्स है, फिर जीएसटी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो सब है। खैर वो छोड़ो, लॉ की बात करते हैं। हाँ, नहीं नहीं, दोनों लेना पड़ता, ऐसा थोड़ी है। आधा टैक्स पढ़ के कौन सीए बनेगा? तो वो बोलेगा कूद जाओ, कूद जाएंगे अपन। चलो ठीक है, ठीक है, गुस्सा मत करो, नहीं तो बाहर मिल तू बताता हूँ। ऐसा ठीक है। चलो, तो लॉ का पेपर जो है ना वो सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल में गया है, वहां भी लॉ है, बहुत डीप में है, बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ फर्क ये है कि आपको वैसा राइटिंग का पेपर नहीं होता, आपको एक सेंटर पे जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, कंप्यूटर पे बैठ के, कंप्यूटर पे नहीं बैठना है, बाजू में बैठना, कंप्यूटर पे पेपर सॉल्व करना है, तुरंत उसका रिजल्ट आ जाता है। 50% पासिंग है, नॉर्मल पेपर से डिफिकल्ट पड़ सकता है। हाँ, नॉर्मल पेपर में 40% पासिंग है, वहाँ 50% पासिंग है, और इतने आसान नहीं होते क्वेश्चंस, तो पास हो जाते हैं लेकिन फेल भी होते हैं, फिर से दे सकते हैं। सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल है, जितने बार देना चाहो दे दो, लेकिन वो क्लियर किए बिना फाइनल के एग्जाम के लिए हम एलिजिबल नहीं है। तो टेक्निकली हम तब तक सीए भी नहीं बनते। अभी बीच में एक आया था स्टूडेंट, डागा, तो डागा नाम है उसका, सरनेम है। सो उसने सीए फाइनल क्लियर कर दिया, लेकिन उसका वो सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल अभी बचा है। सो जब तक उसने वो क्लियर नहीं किया है तो टेक्निकली ही इज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो सीए नहीं है। तो भले ही सीए फाइनल क्लियर कर चुका है, लेकिन वो बचा है ना छोटा सा पेपर, सो वो पहले क्लियर करो फिर सीए बनोगे। सो अब वो उनको तो ऑप्शन दिया था कि आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन अपने को ऑप्शन नहीं है। अपन क्योंकि न्यू कोर्स वाले अभी वाले हैं, वो ओल्ड कोर्स से शिफ्ट हुआ था, तो उसको ऑप्शन था कि आप पहले एग्जाम दे दो, बाद में सेल्फ पेस्ड क्लियर कर लेना। आपको ऑप्शन नहीं है, आपके लिए तो कंपलसरी पहले सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल क्लियर होगा, उसके बाद आप सीए फाइनल के एग्जाम में बैठ सकते हैं। सो लॉ वहां पे भी है, बहुत डीप में है। सो पूरा कंपनीज एक्ट बचा कुचा है, क्योंकि आपको यहां पे कितना पढ़ना है, यहां आपको कंपनीज एक्ट में पढ़ना पड़ेगा सिर्फ सेक्शन नंबर 1 से लेके 10A तक, और कुछ चिल्लर सेक्शन इधर उधर के आपको देखने को मिल जाएंगे, 43, 44 वगैरह, 60 ऐसे गिनती के सेक्शन। बाकी सीए इंटरमीडिएट लेवल पे सेक्शन नंबर 1 से लेके 148 है, प्लस कुछ और सेक्शंस फाइनल से लेके आए हैं जो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया से डील करते हैं, जिसमें सेक्शन 379 से लेके 393A है, और इसके बाद सेक्शन नंबर 149 से लेके 470, टोटल 470 सेक्शंस हैं कंपनीज एक्ट में। ये आपको सीए फाइनल लेवल पे है, तो आपको ये फाउंडेशन लेवल पे है, ये इंटर लेवल पे है, और ये फाइनल लेवल पे है। इतना ही नहीं है लॉ में, और भी है, ये तो सिर्फ कंपनी लॉ का हिस्सा है। इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ऐसे बहुत सारे कानून है। फाइनल में भी है, इंटर में भी और कानून है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज है। तो यहाँ कॉर्पोरेट लॉ, हम कंपनी लॉ की बात कर रहे हैं, और बाद में आपको इंटर में कॉर्पोरेट लॉ भी है, और अदर लॉज में बाकी चीजें भी रहेगी। ठीक है, सो अभी हमको सिर्फ इसका ट्रेलर देखना है। ये ट्रेलर है, अभी हम सिर्फ किरदारों से वाकिफ होंगे। फिर फर्स्ट पार्ट ऑफ द मूवी रहेगा, द बिगनिंग,
और फिर सेकेंड पार्ट ऑफ द मूवी आप फाइनल लेवल पे देखोगे, द कंक्लूजन। सो होता है ना, सो मूवी होती है, पहला थोड़ा ट्रेलर है, उसमें बस किरदार बता रहे, हीरो है, हीरोइन है, ये विलन है, सब बता रहे, चुटकी बजा रहा, दुनिया गायब हो रही, तो ये सब थोड़ा बहुत बताते हैं ट्रेलर में। फिर अपना इंटरेस्ट आता है, फिर फर्स्ट पार्ट, फिर लगता है नहीं नहीं और पता होना चाहिए, फिर फाइनल में फाइनल। तो ऐसा है, ठीक है। सो आपको अभी सिर्फ एक ट्रेलर है, छोटा मोटा पार्ट पढ़ना है कंपनी लॉ का, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ डालेंगे। कंपनी लॉ बहुत आसान है, कंपनी लॉ में इवन सेक्शंस याद हो जाएंगे आपको। सो अपन जब पढ़ेंगे और सेक्शंस याद रखेंगे अपन यहाँ पे, सो मेरे पे निर्भर करता है क्या याद रखाना क्या नहीं रखाना। सो सेक्शंस अपने आप याद हो जाएंगे, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ केसेस होते हैं जो मैं चाहता हूँ आप याद रखें तो याद रहते हैं, जो नहीं चाहता वो याद नहीं रहते। तो आपको याद भी नहीं होगा गोपाला वर्सेस वेंकटा पढ़ा था कहीं, नाम आ रहा होगा याद, लेकिन वैसे याद नहीं, लेकिन बाकी याद रहेगा, चिन्नैया रामैया, बेलफर वैसे बेलफर, वो बकबक याद रहेंगे, वो केदारनाथ गौरी मोहम्मद, वो सब याद रहेंगे। सो मेरे पे डिपेंड करता है क्या याद रखाना क्या नहीं। सो यहाँ पे अब मैं चाहता हूं आप सेक्शन याद रखें और सेक्शन याद हो जाएंगे, ठीक है। सो पहले कुछ बेसिक चर्चा करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 लाने के पहले भी एक कंपनीज एक्ट हुआ करता था, 1956, 1956। फिर क्यों हमको लगा कि एक नया कानून लाना चाहिए, क्योंकि ये पुराना हो गया था, पुराना हो गया तो बदल डालो। ऐसा होता है, घर पे भी चीजें फेंक देते हम, फिर मम्मी झोड़पते अपने को, हम भी पुराने हो जाएंगे एक दिन हमको ऐसा होता है। हाँ, आपको नहीं पड़ती गालियां, हमको पड़ती है, कोई पुरानी चीज फेंक दिए खूब गालियां पड़ती है, और ये टॉन्ट भी मिलेगा सर, ठीक है, सब मम्मी के पेटेंट डायलॉग होते हैं ये। चलो खैर, सो कंपनीज एक्ट ये पुराना हो गया था, तो पुराना हो गया था ठीक है, लेकिन वो अब काम का नहीं रह गया था, क्योंकि ये इतना पुराना एक्ट था, 1956 का एक्ट लगभग 70 साल पुराना हो गया अभी समझो। सो इतना पुराना कानून था, उस टाइम पे कई चीजें थी नहीं जो हमने सोचा भी नहीं था कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे उस टाइम कंपनी बनती थी, हम फॉर्म भरते थे, ले जाते थे रजिस्ट्रार के पास, जमा करते थे, कंपनी का निर्माण होता था, कुछ फाइलिंग करना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना के ले जाते थे। फिर एक दिन एकदम से कंप्यूटर की उत्पत्ति हो गई, कंप्यूटर आ गया बक्क से, फिर बोले अरे कंप्यूटर बहुत अच्छा काम होता है। फिर कंप्यूटर तक तो ठीक था, उसके बाद ई फाइलिंग चालू हो गया, इंटरनेट का आविष्कार हुआ और ई फाइलिंग चालू हो गई। अब ये सब चीज पुराने कानून में थोड़ी लिखी थी, 1956 में तो हमको ये भी नहीं पता था कि कंप्यूटर के नाम की कोई चीज आएगी, कंप्यूटर का के भी नहीं था उस टाइम तो। सो हाँ, तो के नहीं था ना, आज भी नहीं है के तो। सो जो भी है के बारे में उस टाइम हम ये नहीं बना सकते थे आगे क्या होने वाला है, इसीलिए फिर आगे जब हमने कानून बनाया, सो आगे जो नया कानून है 2013 का, इसमें आपको दिखेगा ई फाइलिंग वगैरह की भी बातें की गई हैं। पहले नहीं थी तो अमेंडमेंट हुआ था। सो बहुत सारे मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं, जैसे 1988 में एक मेजर अमेंडमेंट हुआ था, सन 2000 में मेजर अमेंडमेंट हुआ, ऐसे बहुत अमेंडमेंट हुए थे और ये बिखर चुका था पूरा कानून, इसीलिए वो सबको पहले जोड़ना और उसके बाद फिर उसको अमेंड करना, ये एक रीजन था। और एक मेजर रीजन तो था कंपनीज एक्ट लाने का, एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था अपने यहाँ भारत में 2007-8 में, एक सत्यम का घोटाला हुआ था, सत्यम कंप्यूटर्स। सो उसका घोटाला बहुत ही खतरनाक लेवल पे हुआ था, जिसमें बहुत लोग डूबे थे, कई लोगों ने सुसाइड भी किया था, तो ऐसे भी एकदम खतरनाक लेवल पे हो गया था वो फ्रॉड। और इसीलिए फिर हमको लगा कि ये जो हमारा कानून है ये सक्षम नहीं है ऐसी चीजों से निपटने के लिए, इसीलिए 2009 में ही पहली बार ये कानून बनाने के बारे में सोच लिया गया था। इनफैक्ट 2009 में इसका ड्राफ्ट बन चुका था, वो फिर एक्ट बनते बनते फिर 2013 हो गया। सो 2009 में ही बना लिए थे अपन ने कि ये ऐसा ऐसा कानून रहेगा, बट फिर उसको पूरा कानून बनने के लिए प्रॉपर काफी टाइम लगा। सो कंपनीज एक्ट ये पहले जो था 1956 का एक्ट था, ये हटा के 2013 का एक्ट लेके आया। जरूरत महसूस हुई कि पुराने एक्ट को हटाना चाहिए और एक नया कानून लाना चाहिए। इसका एक रीजन ये भी था कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बिजनेस करने का तरीका पूरा बदल चुका था, भारत में भी और भारत के बाहर भी। ग्लोबलाइजेशन हो गया, बहुत इजी हो गया ट्रेड्स वगैरह करना। अब नए कंपनीज एक्ट में जो दिया है ना, इसमें सिर्फ 470 सेक्शंस हैं सिर्फ, एंड
सिर्फ 7 शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल रहते हैं इसमें, शेड्यूल यानी जिसमें कुछ फॉर्मेट्स वगैरह बताए होते हैं। जैसे कि शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट आप देखोगे तो उसमें दिया हुआ है कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट ये कैसे होते हैं, उसके फॉर्मेट्स बताए हुए हैं। शेड्यूल 1 में आपको दिया है यमओ ये ओ ये क्या होता है, कैसे होता है, तो उसके फॉर्मेट, हाँ कुछ तो भी होता है यमओ ये पढ़ेंगे हम, हाँ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो देखेंगे अपन ये, ठीक है। तो ये सब के फॉर्मेट्स बताए हुए हैं, तो ये फॉर्मेट वगैरह जैसी चीजें ये सब बताया होता है इन दी शेड्यूल्स। जैसे शेड्यूल 2 में यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट बताया है डिप्रिसिएशन के लिए कि कौन से एसेट की कितनी लाइफ मानी जानी चाहिए, सो वो सब शेड्यूल्स में बताए गए हैं। विच हैज बीन डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स। सो कानून को चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कुछ लोग भी होते हैं चैप्टर, वो चैप्टर होते हैं, ये चैप्टर है। सो वैसे कानून भी चैप्टर वाइज डिवाइडेड होता है। आप कभी कानून को उठा के देखोगे, ये बेयर एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, इसको प्यार से बोलते हैं हम। इसमें पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी, दूसरा चैप्टर है इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो दूसरे चैप्टर में है। ये जो लिखा है इसको हम सेक्शंस बोलते हैं, सेक्शंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11 हट गया है, ओमिट हो गया। ओमिट होना मीन्स नहीं, वो वोमिट होता है, ओमिट होना मीन्स हटा देना, तो ये हट गया। इसकी जगह एक दूसरा सेक्शन आया 10A। यहां क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हम कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं, ये अमेंडमेंट के बाद आया है। जितने भी ऐसे ए बी वाले सेक्शंस दिखते हैं ना, ये अमेंडमेंट के बाद आते हैं। जैसे 10A हो गया, एक आगे चल के हम देखेंगे, इवन यहाँ पे भी पढ़ेंगे हम 67A है। सो ऐसे सेक्शंस है, इनकम टैक्स में मिलते हैं 80A B C। सो ये सब जो सेक्शंस होते हैं ना, ये सब सेक्शंस अमेंडमेंट से आए होते हैं, ठीक है। एक 3A रहेगा, यहाँ 3 है, 3 के बाद एक 3A रहेगा, तो 3A भी एक सेपरेट सेक्शन है। सो ये पढ़ेंगे अपन, बस अपने को इतना ही पढ़ना है, खत्म। इसके बाद का कुछ नहीं है, ये सब आपको CA इंटर लेवल पे है। फिर चैप्टर 3 प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ये सब हमको नहीं है। फिर चैप्टर 4 इसके कुछ हिस्से हैं, 43 44 45, ये 3 सेक्शंस आपको दिए हैं। बाकी अगेन आगे का कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये देखो यहाँ पे भी एक 76A दिखेगा आपको, यहाँ दिया है। तो ये अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद ये वाला एक्ट मैंने डाउनलोड किया हूँ, तो कुछ कुछ अमेंडमेंट के पहले वाले हैं, तो वो अमेंडमेंट इसमें कवर्ड नहीं है, तो इसीलिए फिर अलग से मैंने अमेंडमेंट एक्ट डाउनलोड किया हूँ। ये जैसे 2005 का अमेंडमेंट एक्ट है, तो इसमें अमेंडमेंट करके नए सेक्शंस लेके आते हैं। तो ये थोड़ा बहुत एक्ट के बारे में बता देता हूँ पहले। जैसे 76A आया, तो ये एक नया सेक्शन लेके आए थे इन्होंने, 76 के बाद 76A से अमेंडमेंट के थ्रू आया है, ऐसा है। सो आपको इंटरमीडिएट लेवल पे यहाँ तक पढ़ना है, इसके बाद फिर CA फाइनल लेवल पे है। कुछ पार्ट मैंने जो बताया कि आपको अगेन इंटरमीडिएट लेवल पे रहेगा, तो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का एक पार्ट है, वो रहेगा आपको। तो ये यहां से 379 से 393A, 393 तक दिया है, 393A तक है वैसे, ठीक है। मैं बताया ना आपको कि कुछ हिस्सा आपको यहां भी रहेगा। कहाँ गया? मिटा दिया क्या मैंने? कहीं तो भी लिखा था मैंने, हाँ ये, तो ये है 379 से 393A। तो ये आपको इंटरमीडिएट पे ये और ये, बाकी फिर सब फाइनल लेवल पे, ठीक है। और आखिर में आप देखोगे ना, इसमें शेड्यूल्स होते हैं, कोई भी एक्ट में आप देखो लास्ट में शेड्यूल्स दिए होंगे। अब ये एक्ट पूरा चल रहा है, छोटा सा एक्ट है, आखिर में शेड्यूल दिखेंगे आपको। शेड्यूल्स में कुछ फॉर्मेट, कुछ खास चीजें समझाना, ऐसी चीजें होती है। जैसे आपको शेड्यूल 3 बताता हूं मैं। शेड्यूल 3 में फॉर्मेट दिए हैं, शेड्यूल 3 है ये, पूरा शेड्यूल 3 है, इतना बड़ा, बस शेड्यूल 3 कि P&L अकाउंट, बैलेंस शीट ये कैसे बनाना, ये सब शेड्यूल 3 में दिया है। जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं।
वो अटक रहा है, बड़ी फाइल है ना। सो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है, फिर फॉर्मेट दिया है बैलेंस शीट कैसा रहता है। सो ये बैलेंस शीट में इक्विटी लाइबिलिटी, इसमें टी फॉर्मेट में नहीं बनाते हम, ऐसा वर्टिकल फॉर्मेट में बनाते हैं। तो पहले इक्विटीज वगैरह हो गई, फिर एसेट्स हो गए, सो वर्टिकल फॉर्मेट रहता है। तो इसीलिए आप जब भी कंपनी की बैलेंस शीट बनाओगे ऐसे ही बनाओगे, आप ये ऐसा टी फॉर्मेट में नहीं बनाओगे। सो कभी भी उसकी वर्टिकल फॉर्मेट में होती। क्यों? क्योंकि कानून में दिया है, ठीक है। तो कानून में जो दिया है वैसा फॉलो करना पड़ता है। खैर छोड़ो ये सब, कोई काम की नहीं, सिंपल सी बातें। सो मैं बता रहा था चैप्टर होते हैं। चैप्टर यानी ये अलग अलग हिस्से को अलग अलग टाइप से विभाजित किया जाता है। आपको सिर्फ फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का कुछ हिस्सा ही है। फिर सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ दिस एक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ कंपनी रूल्स। सो बहुत सारे रूल्स भी होते हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा नॉर्मल एक्ट पढ़े, बट अब हम रूल बेस्ड एक्ट पढ़ेंगे। दैट इज इसमें हर चीज नहीं लिखी होती, इसमें कई चीजें तो लिखी होगी, बट कई चीजों के लिए आपको रूल्स भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे इसमें लिखा है कि आपको कंपनी बनाना है, तो आप कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन का कुछ प्रोसेस वगैरह वो हल्का फुल्का यहां बताया है, बट इसमें ये नहीं लिखा है कितने रुपए लगेंगे, फिर कितनी कौन सा फॉर्म लगेगा, फिर कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये सब हर एक चीज डिटेल में नहीं लिखी हुई है। सो इसमें कुछ बेसिक चीजें लिखी हुई होती है, बाकी सब चीजें क्या करते हैं इन लोग रूल्स में लिख देते हैं। अब रूल्स कौन बनाता है? रूल्स ये पार्लियामेंट नहीं बनाता। जैसे एक्ट ना, एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया है, लेकिन जो रूल्स बनते हैं ना, रूल्स बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे यहां पे रूल्स बनाने का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और सेंट्रल गवर्नमेंट मींस एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट बना के काम करती है, तो यहाँ एमसीए ये पूरा अधिकार रखता है। अब रूल्स में क्यों लिखते हैं? क्योंकि अगर ये छोटी मोटी चीज अगर बदलना पड़े तो पूरा एक्ट चेंज ना करना पड़े, इसीलिए बहुत सारी चीज रूल में लिखी होती है। जैसे अगर कल चलकर फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन हम बदल रहे हैं, एक फॉर्म है, हम बोल रहे हैं कल से ये फॉर्म नहीं लगेगा, दूसरा लगेगा। अब अगर ये चीज एक्ट में लिखी होती तो वो पूरे एक्ट को बदलना बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है। एक्ट को बदलने के लिए वैसी ही प्रोसेस लगती है जैसे कि बनाते वक्त लगती है। उसको पहले बनाएंगे, दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में रखेंगे, फिर चर्चा होगी, उस पर वोटिंग होगी, फिर प्रेसिडेंट असेंट देगा, तब जाके वो एक्ट में बदलाव हो सकता है। लेकिन हम इतना ट्रिकी और इतनी मुश्किल प्रोसेस फॉलो नहीं करना चाहते, इसलिए हम रूल्स में लिख देते हैं कि फॉर्म ये लग रहा है, अभी फॉर्म 1 लगता है कंपनीज इनकॉर्पोरेशन के लिए, फिर कल चलकर हमको फॉर्म बदलना है, हम वहां पे चेंज कर देंगे, हम लिख देंगे अब ये फॉर्म 1 नहीं, फॉर्म ए लगेगा। सो ये वहां पे चेंज करना काफी आसान हो जाता है रूल्स में, और इसीलिए बहुत सारा पार्ट ऑफ दिस एक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ कंपनी रूल्स, और इसीलिए हम इसको एक रूल बेस्ड एक्ट भी बोलते हैं। कंपनीज एक्ट का मेन एम क्या था? सो मेन एम दिया गया है, इट इज टू कंसोलिडेट एंड अमेंड। जैसा कि मैंने बोला, कंसोलिडेट करना। पुराना कंपनीज एक्ट बहुत बिखर गया था, इधर उधर टुकड़ों टुकड़ों में बट गया था, और उसको सबको जोड़ना ये मेन एम था। सो उसको जोड़ के फिर अमेंड किया गया। फिर मीट द चेंज्ड नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे देश भर में, दुनिया भर में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट काफी बदल चुका है। बहुत सारी चीजें ऑनलाइन होने लगी हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो सब चीजों के बारे में पुराने एक्ट में नहीं लिखा था। सो इसलिए नया एक्ट लेके आया, टू एक्सेलरेट द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी। ऐसा माना जाता है जितनी बॉडी कॉर्पोरेट्स होती हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, उतना ग्रोथ होती है उस पर्टिकुलर जगह की, या उस देश की, या इवन उस सिटी की। इसीलिए अगर कोई पर्टिकुलर सिटी को ग्रो करना है तो कई बार सरकार उनको इंसेंटिव देती है बड़ी कंपनीज को कि आप आके यहां बिजनेस करो। सोच के देखो, नागपुर में हमको ग्रोथ चाहिए, हम नागपुर में अगर एक कोई पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लेके आ जाते हैं एक कंपनी का, समझो हमने मारुति वाले को बोले तुम हमारे यहाँ पे एक, या टाटा मोटर्स को बोले कि तुम हमारे यहाँ पे एक प्लांट चालू करो, तो प्लांट यानी फैक्ट्री, झाड़ नहीं। सो प्लांट चालू करो, तो उन्होंने प्लांट लेके आए। अब इन्होंने प्लांट चालू किए तो इससे क्या होगा ना, यहाँ का पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा इस एरिया का, यहाँ एम्प्लॉयज को जॉब क्रिएट होंगे बहुत सारे लोगों को, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होगा, क्योंकि अब इनको चीजें चाहिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये खुद भी कई चीजों में हेल्प करते हैं। फिर साथ ही साथ ये अकेले नहीं आते, जब भी कोई ऐसी बड़ी इंडस्ट्री आती है ना, इससे जुड़ी हुई छोटी छोटी फैक्ट्रीज, कंपनियां भी साथ में आ जाती है। जैसे टाटा मोटर्स क्या बनाते हैं, तो कार बनाते हैं, आपको पता है। अब ये लोग पूरी कार नहीं बनाते, इन लोग सिर्फ इंजन और चैसी बनाते हैं, दो ही चीज बनाते हैं, बाकी सब चीज बाहर से लेते हैं।
जैसे इनको बैटरी बनाना है तो बैटरी खुद थोड़ी बनाएंगे, बैटरी के लिए वो एक्साइड वाले को बोलेंगे तुम बैटरी दे दो, एक्साइड की बैटरी लेंगे। एमेरॉन हमारा राजा करके एक कंपनी है, उसकी बैटरीज होती है, सो वो भी बहुत फेमस है, वो ले सकते हैं। फिर इनको टायर चाहिए, तो टायर के लिए टायर खुद के नहीं रहेंगे। कभी आपने टाटा मोटर्स की कार में टाटा के टायर्स नहीं देखे होंगे, तो इन लोग टायर लेके आएंगे अपोलो से, सीएट से, या एमआरएफ हो गया, ब्रिजस्टोन हो गया। तो क्या होता है ना, जब ये कंपनी आती है एक पर्टिकुलर एरिया में जैसे नागपुर में, तो इससे जुड़ी हुई और छोटी छोटी ऑटो एंसिलरीज भी आ जाती है। कांच बनाना है तो सेंट गोपेन का कांच लगाएंगे, फिर बल्ब लगाना है बॉश से बल्ब लैंप वगैरह खरीदेंगे। तो ये सब भी साथ में आ जाती है, क्योंकि जो पास में रहेगा ना उससे इन लोग फिर वो चीज खरीदते हैं, तो उनको ट्रांसपोर्टेशन कम पड़ता है। तो इसीलिए कभी भी टाटा मोटर्स आप देखना, उसमें अलग अलग गाड़ियों के अलग अलग कंपनी के चक्के दिखेंगे। कोई कंपनी, कोई इसमें सीएट के चक्के दिखेंगे, कोई इसमें शायद अपोलो टायर्स दिखेगा। तो कोई भी कंपनी, इवन रॉयल एनफील्ड में देखो आपको दोनों प्रकार के चक्के मिलेंगे, किसी में अपोलो दिखेंगे, किसी को कुछ। सो जो भी पास में रहता है उनसे ये लोग खरीद लेते हैं और फिर असेंबल करते हैं। अल्टीमेटली इतने सारी इंडस्ट्रीज अगर आएंगी तो ओवरऑल डेवलपमेंट होने लगता है उस पर्टिकुलर एरिया का। और इसीलिए हम चाहते हैं कि जितने कॉर्पोरेट्स होंगे ना उतना ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होगा अपने इकोनॉमी का। सो इसीलिए इसको प्रोत्साहन देने के लिए भी ये कंपनीज एक्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती है जिससे ये चीज इंक्रीज होती है। इवन 1% कंपनी का एक कॉन्सेप्ट लाए हैं, उसका भी मेन एम है कि अकेला व्यक्ति भी कॉर्पोरेट नेम से बिजनेस कर सके ताकि ग्रोथ इजीली हो सके, एक्सपेंशन हो सके। फिर इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, आंसरेबिलिटी इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट यानी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट्स, एंड गवर्नेंस मींस डिसीजन मेकिंग। सो कई बार क्या होता था, कंपनीज जो डिसीजन लेती है ना, इससे पूरे जनता को, पब्लिक को लॉस हो जाता था पहले के टाइम पे। अब इसके कारण बहुत तकलीफ हुई अपने देश में। जैसे कोका कोला का एग्जांपल आपको शायद पता होगा। कोका कोला अपने यहाँ जहां भी प्लांट चालू करता था, वो वहां से पूरा जो पानी है, वाटर लेवल है, वो पूरा खत्म कर देता था, डिप्लीट कर देता था। जब वहां का वाटर लेवल खत्म हो जाता था ग्राउंड वाटर का, सो फिर वहां से प्लांट बंद करके कहीं और चालू कर देते थे। लेकिन वहां के किसान लोगों को इससे नुकसान होने लगा। एक टाइम तो ऐसा आया कि कोका कोला को भगा दिया गया था भारत से। सो ये सब अनइथिकल चीजें होना चालू हो गई। इसीलिए फिर बाद में इसमें एक नया रूल लेके आया कि आपने जो भी डिसीजन लेना चाहिए उससे समाज का नुकसान नहीं होना है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया। इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट हमको देखने को मिलता है सीएसआर। सीएसआर एक प्रकार का कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनिशिएटिव है कि अगर आप समाज से चीजें ले रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रकार का कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनिशिएटिव है। तो ये भी हम आगे देखेंगे। तो ये जो भी मैं बता रहा हूं ये आपको एग्जाम में भले नहीं आएगा, लेकिन ये आगे कानून समझने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए ये चीजें हम देखते हैं बहुत डीप में। फिर सिंप्लीफाइड लॉ एंड रेगुलेशन है। यहां पे आप नंबर ऑफ सेक्शन रिड्यूस देखोगे, सिर्फ 470 सेक्शन है। पुराने एक्ट में 600 सेक्शंस थे, तो बहुत ज्यादा सेक्शंस हो जाते हैं, तो अभी 150 सेक्शन लगभग सीधे कम हो गए। फिर स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स। जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनका इंटरेस्ट बढ़ाना, उनका जो अधिकार है वो बढ़ाना। क्या होता है, कोई भी कंपनी में कंपनी के हिस्से होते हैं, पहले पैसा लगाने वाले लोग जिनको हम प्यार से बोलते हैं मेंबर्स या शेयर होल्डर्स, ये मेंबर्स हैं। फिर इन लोग कंपनी का निर्माण कर लेते हैं और इसको चलाने के लिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं जिनको हम प्यार से बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ज्यादातर डिसीजंस कौन लेते हैं डे टू डे एक्टिविटीज के? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इवन थोड़े बड़े डिसीजन भी होंगे तो इन लोग मीटिंग बुलाते हैं। एकदम छोटे डिसीजन है, परचेस करना, सेल करना, उसमें मीटिंग की भी जरूरत नहीं है। सो वो तो डायरेक्टली कोई भी एक डायरेक्टर है वो ले लेगा, या फिर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को अपॉइंट कर देंगे, परचेस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, वो लोग ले लेंगे। लेकिन जो बड़े डिसीजन होते हैं उसके लिए बोर्ड मीटिंग होती है, इसको हम बोर्ड मीटिंग बोलते हैं। वो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशंस पास होते हैं। और बोर्ड रेजोल्यूशन से ये डिसीजंस होते हैं। लेकिन जो बड़े डिसीजंस होते हैं, बहुत बड़े, कंपनी का नाम ही बदलना है हमको,
या कंपनी का हम ऑब्जेक्ट ही चेंज करना चाहते हैं, ऐसे बड़े बड़े जो डिसीजंस होते हैं, इनके लिए हम क्या करते हैं, तो मेंबर्स को बुलाते हैं। फर्दर इशू करना है हमको कैपिटल का, सो मेंबर्स को बुलाते हैं। मेंबर्स की भी मीटिंग होती है जिसको प्यार से जनरल मीटिंग बोलते हैं हम। ये दो प्रकार की होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, अगले साल पढ़ना है आपको, वार्षिक आम सभा, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये दो जो भी मीटिंग होगी, दोनों में से कोई भी, इनमें डिसीजन दो प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और दूसरे को बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब होता है जो आप पास कर सकते हैं बाय मोर देन 50% ऑफ द मेजोरिटी। दैट मीन्स अगर 100 लोग हैं उसमें से 50 लोगों ने हाँ बोल दिया तो डिसीजन हो गया। 51 लोगों ने, 50 नहीं 51। और स्पेशल रेजोल्यूशन में आपको लगता है मोर देन और इक्वल टू 75%। तो 100 लोग हैं, उनमें से 75 लोगों ने हाँ बोल दिया तो डिसीजन हो जाता है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को बड़ा अच्छा लग रहा है कि रोज के काम ठीक है ये लोग कर लेते हैं, बट बड़े काम है तो हमको बुलाना पड़ेगा, और जो बहुत बड़े काम है उसमें तो स्पेशल रेजोल्यूशन 75% लोगों को बुलाना पड़ता है, यानी 75% लोगों से हाँ बुलवाना पड़ता है। अब कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा लगता है हमको देख के कि नहीं, इनसे पूछे बिना काम ही नहीं हो सकते, बट फैक्ट ये होता है कि इनमें से ज्यादातर शेयर्स जो होते हैं ये कंट्रोल में होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, प्रमोटर्स के। कोई भी बड़ी कंपनी उठा के देखो, आपको दिखेगा 70% शेयर होल्डिंग तो प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स की हो जाती है। बड़ी कंपनी टीसीएस का एग्जांपल ले लो, 72% शेयर होल्डिंग इन लोगों की है। इवन रिलायंस का एग्जांपल लो, 51% शेयर होल्डिंग इनकी है। बाकी भी जो होते हैं ना उसमें 10-20% एफआईआई, डीआईआई ये लोग होते हैं। और अपने पास कितने शेयर होते हैं, अपने जैसे जो रिटेलर्स होते हैं, जैसे टीसीएस का एग्जांपल लो, सिर्फ 5% शेयर है, 5.77% पब्लिक के पास है, अपने जैसे लोगों के पास। अब देखने को बहुत अच्छा लग रहा था कि यार अपने से पूछा जाएगा, लेकिन ये डिसीजन में भी अपनी अहमियत ही नहीं होती। अपन जो छोटे शेयर होल्डर्स हैं इनका कहीं कोई रोल ही नहीं आता। वैसे ही क्योंकि ये मेन जो प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उसके अलावा एफआईआई, डीआईआई, म्यूचुअल फंड कंपनीज, इन लोगों से मिलकर ही आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा सकते हो। तो रिलायंस में भी सिर्फ 10-11% शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास है, बाकी सब शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स, एफआईआई, डीआईआई इनके पास है। सो इसीलिए यहां पे इन लोगों के साथ कई बार गलत भी होता है, छोटे जो शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ गलत भी होता था। अब इससे हम कुछ भी पहले आवाज नहीं उठा सकते थे ऐसी कोई चीज के खिलाफ, लेकिन अब न्यू कंपनीज एक्ट में इन लोगों को काफी सारे पावर्स मिले हैं। माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, इनको हम माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स बोलेंगे, इनको काफी पावर्स मिले हैं। कई जगह हम देखेंगे जैसे एग्जिट ऑप्शन भी दिया है। आपको लगता है ना कि आप इस कंपनी के इस डिसीजन से सहमत नहीं हैं, तो आप कंपनी से एग्जिट कर सकते हैं, आपको पैसा लेके बाहर जाना अलाउड रहेगा। सो इस प्रकार के भी पॉइंट्स यहां पे कवर किए गए हैं। सो अब कोई भी कंपनी को उठा के देखो, जैसे मैं आपको एक टीसीएस के शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊंगा तो आपको रियलाइज होगा कि अपने हाथ में बहुत कम शेयर्स होते हैं। कुछ लोगों ने देख भी लिया। ये देखो, प्रमोटर्स के पास ही 72% है। ये म्यूचुअल फंड्स हो गए, एफआईआई, ये पब्लिक, और ये अदर्स। अदर्स में बाकी के जो लोग रहते हैं, डीआईआईज वगैरह, बाकी इंस्टीट्यूशंस, वो कवर हो जाते हैं। सो पब्लिक के पास सिर्फ 4.86% शेयर होल्डिंग है, अपने जैसे लोगों के पास। कोई भी अच्छी कंपनी का आप देखो ऐसे ही रहेगा। तो ये भी एक ये होता है, देखने का तरीका होता है कि आप इससे समझ सकते हैं कंपनी अच्छी है, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग अच्छी है। तो आप रिलायंस का देख लो, सो रिलायंस के इसमें भी आपको दिखेगा 50%, 51% की शेयर होल्डिंग इन लोग खुद रखते हैं, बाकी एफआईआईज, डीआईआईज, म्यूचुअल फंड, और पब्लिक के पास सिर्फ 11% है। सो बहुत कम होती है अपने पास शेयर होल्डिंग। तो अपना कंट्रोल वैसे कुछ रहता ही नहीं, बोलने की बात होती है। कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छी चीज है, लेकिन
वैसा देखा जाए तो अपने को उतना राइट नहीं मिलता और इसीलिए फिर यहाँ पे ये एक पॉइंट लेके आए हैं। फिर अभी वक्त तो हो गया है, अगली क्लास में ये बचे हुए 3 पॉइंट बता देता हूं मैं और फिर हम एक्ट पढ़ना चालू करेंगे, कंपनीज एक्ट। सो कंक्लूड करते हैं आज की क्लास, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये चीजें आपको कई जगह काम आएगी, भले आपको एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, बट इसको समझ के आप आगे का कानून समझ पाएंगे इजीली। चलो, थैंक यू।